अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से हैं स्टूडेंट्स। आज का हम लेक्चर डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से एसिड्स और बेसिस सिस्टम में काम करता है। हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस है, उनकी जो थ्योरी है वो लॉरी एंड ब्रांस्टेड थ्योरी उनकी एसिडिटी को गवर्न करती है। इस थ्योरी के मुताबिक वो तमाम चीज़ें जो प्रोटॉन देती हैं, यानी H प्लस आइन देती हैं, वो एसिड कहलाता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी डिसोसिएट होने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वो H प्लस आइन देता जाएगा एक्वस मीडियम में, उतने ही ज़्यादा आपके हाइड्रोनियम आइन जनरेट होते जाएंगे। यहाँ ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जब भी कोई कंपाउंड H प्लस आइन रिलीज करता है वाटर के अंदर, तो वह H प्लस आइन अपनी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रखता, बल्कि वो पानी का या ऑक्सीजन जो होता है उसका लोन पेयर एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आइन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो भी काउंटर आइन होता है वो एनाइन बन के सिस्टम में हमारे पास नजर आ रहा होता है। तो आपके पास एक्वस मीडियम में कभी भी H प्लस आइन फ्री फॉर्म में नजर नहीं आएगा, वो हमेशा H3O प्लस की फॉर्म में यानी हाइड्रोनियम आइन की फॉर्म में नजर आता है। अपनी आसानी के लिए हम रिएक्शंस के लिए H प्लस आइन को शो कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो H3O आइंस की सूरत में होता है। लॉरी एंड ब्रांस्टेड थ्योरी की खूबी ये है, खासियत ये है कि ये बस ये कहते हैं कि वो स्पीशीज जो प्रोटॉन रिलीज करती हैं उनको एसिड कहा जाता है, और वो स्पीशीज जो रिलीज्ड प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं उनको बेसिस कहते हैं। तो ये इस थ्योरी के मुताबिक एक्वस मीडियम होना या ना होना वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम सिर्फ H प्लस को गौर से देखें तो इस थ्योरी को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और गैशियस सिस्टम में भी इसको अप्लाई करके प्रूफ किया जा सकता है। जैसे इस इक्वेशन के मुताबिक आप इस इक्वेशन में देखें कि जब HCl गैशियस फॉर्म में अमोनिया से रिएक्ट करती है तो अमोनियम क्लोराइड का एक सॉल्ट बनता है। तो हकीकत में ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें HCl गैशियस फॉर्म में है, अमोनिया भी गैशियस फॉर्म में है, लेकिन इसमें मीडियम एक्वस नहीं है। Even then, HCl is acting as an acid and ammonia is acting as a base. तो लॉरी एंड ब्रांस्टेड थ्योरी नॉन एक्वस सिस्टम के लिए भी लागू होती है। ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स जो अपने दरमियान आयनिक बॉन्ड रखते हैं उनको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट अमूमन एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होती है, और वो सॉल्ट जो यूनिवेलेंट कैटाइन और यूनिवेलेंट एनाइन का मजमुआ होते हैं वो एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो अपनी मोल्टन फॉर्म में या पानी के अंदर डिसोसिएट होके आइंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बहुत बेहतर होती है। जैसे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम आइन और क्लोराइड आइन रिलीज करते हैं, ये आइंस रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एसिड्स और बेस की रिएक्शन की जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एसिड और बेस जब भी मिलता है तो सॉल्ट बनता है। अच्छा, अब ये जो एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है फॉर एग्जांपल, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल अमाइन के साथ, तो आपके पास एसिटेट आइन और मिथाइल अमोनियम आइन का एक सॉल्ट बनता है। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है इसकी वजह से जो आइन प्रोड्यूस हो रहा है एनाइन, यानी जब ये अपना H प्लस रिलीज कर देगा तो आपके पास ये एसिटेट आइन बनेगा। तो ये एसिटेट आइन क्योंकि एसिटिक एसिड की वजह से बन रहा है तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। तो एसिटिक एसिड और एसिटेट आइन इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है। इसी तरह से मिथाइल अमाइन है, ये जब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है तो मिथाइल अमोनियम आइन बनता है। तो इस बेस के H प्लस को एक्सेप्ट करने की वजह से जो एसिड बना है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ मिथाइल अमाइन, और ये आपका मिथाइल अमाइन का कॉन्जुगेट पेयर हो गया। तो इस तरह से किसी भी एसिड या किसी भी बेस के कॉन्जुगेट पेयर के बारे में आप मालूमात ले सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको पता भी होगी कि एसिटेट यहाँ पे एक बेस है, क्योंकि एसिटेट के अंदर ये खूबी है कि अगर इसको कहीं से प्रोटॉन मिल जाए तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अपने साथ इसको अटैच कर लेगा। दैट इज वाई इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो ये H प्लस अटैच करने के बाद दोबारा से एसिटिक एसिड बन जाएगा। मिथाइल अमोनियम आइन, ये जो आइन बना है क्योंकि इसके पास एक एक्सेस प्रोटॉन आ चुका है, तो अगर कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो ये एक्सेस प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और वापस से ये मिथाइल अमाइन बन जाएगा। सो इसको हम एसिड कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये अपना एक्सेस प्रोटॉन रिलीज कर सके।
तो एसिडिक एसिड और एसिटेट आइन एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहे जा सकते हैं। इसी तरह से मिथाइल अमाइन और मिथाइल अमोनियम आइन ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहे जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि प्रोटॉन बजाते खुद पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो H3O यानी हाइड्रोनियम आइन की सूरत में एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह हम ये सॉलिड स्टेट में भी सोचें तो बहुत सारे सॉल्ट्स जिनके अंदर मोनोहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, जैसे आपके पास पर क्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो पर क्लोरिक एसिड अपनी आसानी के लिए हम इस तरह से शो कर तो लेते हैं, जो आपके सामने हमने यहाँ थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, अपनी आसानी के लिए शो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो स्ट्रक्चर में जो H प्लस आइन है वो अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आइन बनाता है, जो बताते खुद एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है। इसके साथ जो पर क्लोरेट एनाइन होता है, ये दोनों आयनिक बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका जो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोनियम आइन पर क्लोरेट आइन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आइन बनता है, इस हाइड्रोनियम आइन की केमिस्ट्री कई साइंसदानों ने स्टडी की है, जिसमें एक आइजन है, ठीक है। आइजन ये कहते हैं कि जब भी आपका हाइड्रोनियम आइन एक्वस मीडियम में बनता है तो वो एक्वस मीडियम में तीन तरफ से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आइजन ने जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया था हाइड्रोनियम आइन का, उसके मुताबिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो आपका बॉन्ड है वो 102 पिकोमीटर के बराबर होता है, 102 पिकोमीटर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में फासला है वो तकरीबन 172 पिकोमीटर का होता है, और इनके दरमियान जो एंगल पाया जाता है वो 110 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास हाइड्रोनियम आइन होगा वो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कितने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि आपके पास जो यूजुअल हाइड्रोनियम आइन है, जो यूजुअल हाइड्रोनियम आइन है उसकी आप ये कह लें कि उसकी जो इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी है, वो तकरीबन 544 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास हाइड्रोनियम आइन में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इन दोनों की जो एनर्जी है वो तकरीबन 544 है। यहाँ पे थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की इसकी एनर्जी है वो 544 है। अब 544 किलोजूल पर मोल एनर्जी है, और जो यूजुअली वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो इससे तकरीबन 84 किलोजूल पर मोल कम होती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन को आप बआसानी देख सकते हैं। तो आइजन साहब ने ये वैल्यू डिड्यूस की कि एक तो जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो वाटर के मुकाबले में भी ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है वो 3 मजीद वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए अपने आप को स्टेबलाइज करता है। इस वजह से भी ये इसकी जो एनर्जी है वो इतनी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और साहब हैं जिनका नाम है जुंडाल, इन्होंने भी स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपके पास ऐसा हाइड्रोनियम, ऐसा प्रोटॉन है जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ब्रिज बन रहा है, ब्रिजिंग है, तो यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल होगा, वो जो ग्रुप बनेगा वो H5O2 प्लस बनेगा, ये कैटाइन। यानी ये कैटाइन उस वक्त बनेगा जब आपके पास दोनों जानिब वाटर मॉलिक्यूल होंगे और बीच में प्रोटॉन ब्रिज कर रहा होगा। आपके पास हाइड्रोनियम आयन में तो ये प्रोटॉन एक पानी के साथ लग गया था ना, यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से दोनों जानिब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रोटॉन को शेयर करेंगे। तो ये प्रोटॉन कभी इस वाटर के साथ जाएगा, कभी इस वाटर के साथ जाएगा, तो ये डीलोकलाइजेशन का फिनोमेना हो जाएगा, ठीक है। यानी कभी प्रोटॉन इस वाटर के साथ जाएगा, कभी इसके साथ जाएगा। तो ये वाटर जहाँ पे भी प्रोटॉन रिप्लेसमेंट या डीलोकलाइजेशन चाहिए होती है, वहाँ पे जुंडाल स्ट्रक्चर काम करता है। और इसके बरक्स जब आपके पास आइजन स्ट्रक्चर हो, तो आइजन स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हाइड्रोनियम आइन है, ये जो हाइड्रोनियम आइन है,
ये लोकलाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में रखा हुआ होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो ये इन दोनों में एक फ़र्क है। जुंडाल कहता है कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड का ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो 243 पिकोमीटर है। गैशियस फेज में अगर हम हाइड्रोनियम आयन को कंसिडर कर सकें तो ये 20 वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए एक रेगुलर डोडिकाहेड्रॉन के जरिए स्टेबलाइज हुआ होता है, जिनके दरमियान तकरीबन 30 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन है, तो आपके पास बेंजीन इस तरह से, बेंजीन का जो रिंग करंट है वो 3 जानिब से इस हाइड्रोनियम आयन को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनियम आयन नॉन एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट कर सकता है। आपके पास अगर अपने सिस्टम में कोई हाइड्रोक्साइड है, कोई बेस है, ठीक है, और वो पानी में डिजॉल्व हुई है, तो उसकी भी XRF के जरिए इंफॉर्मेशन ली जा चुकी है और ये कहा जाता है कि जो XRF है उसके मुताबिक ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिंकेज है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं अगर पेन से आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिंकेज है ये अभी तक की शॉर्टेस्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिंकेज है जो ऑब्जर्व की गई है। यानी आपके पास ये जो बॉन्ड एनर्जी है इसकी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत स्टेबलाइज्ड फॉर्म में होगा ये। और ये जो शॉर्टेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी वजह जो है वो आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम है जो दोनों जानिब अटैच हो रही है। यहाँ पे प्रोटॉन के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, जबकि हाइड्रोक्साइड के केस में हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन लग गया है। दैट इज वाई ड्यू टू सो मच अट्रैक्शन, सो मच अट्रैक्टिव फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन दिस हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है आपका ये मजीद सिकुड़ चुका है, 229 पिकोमीटर का हो चुका है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारे पास एसिड बेस केमिस्ट्री थी वाटर के अंदर या इवन नॉन एक्वस मीडियम के अंदर। तो हमने तीनों कंडीशन में, तीनों मीडियम में इसको हाइड्रोनियम आयन को भी और हाइड्रोक्साइड आयन को भी स्टडी कर लिया है कि एक्वस मीडियम में होंगे तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होंगे, और अगर हाइड्रोनियम आयन है तो किस किस तरह एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे डीलोकलाइजेशन का फिनोमिना हो तो वहाँ पे आप जोंडाल स्ट्रक्चर को फॉलो करवाएंगे, और अगर कहीं कोई ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे प्रोटॉन डीलोकलाइज नेचर शो नहीं कर रहा तो वहाँ पे यकीनन वो अपना जो आपका आइजन स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा होगा। और अगर गैशियस फेज है तो उसमें आपके पास 30 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और 20 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाइड्रोनियम आयन को स्टेबलाइज कर रहे होंगे। और अगर हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात कर लें, जैसे बेंजीन सॉल्यूशन है, तो बेंजीन का जो अपना रिंग करंट होता है वो 3 जानिब से इस हाइड्रोनियम आयन को स्टेबलाइज करता है। और अगर हम हाइड्रोनियम आयन के बजाय अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन जब पानी में होता है तो उसके मुताबिक, उसके होने की वजह से जो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ 229 पिकोमीटर हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन को दोनों जानिब ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ खींचा जा रहा होता है। सो दैट इज़ वाई it is actually the shortest possible distance between oxygen hydrogen and oxygen। कई जगहों पे बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस में एक्चुअली तो हाइड्रोनियम आयन ही केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए प्रोटॉन को H+ के तौर पे दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना भी आसान हो जाता है और उसको हमें इंटरप्रेट करना और रिप्रेजेंट करना दोनों आसान हो जाता है। अगर हम पानी की बात कर लें तो पानी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट कर सकता है। पानी अगर मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो एज एन एसिड होता है, और अगर वो हाइड्रोब्रोमिक NaHBr एसिड के तौर पर एक्ट करे तो वो बजाते खुद एक बेस हो जाता है। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, वाटर मिथॉक्साइड जुड़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और मिथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे एज एसिड एक्ट कर रहा है। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे वाटर का जो एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है वो किसके साथ बन रहा है। इसी तरह से जो मिथॉक्साइड है
उसका जो एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है वो किसके साथ बन रहा है, कमेंट में अपने जवाब लिख दीजिएगा। इसी तरह से जब HBr के साथ पानी रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और ब्रोमाइड बनता है। आप यहाँ ये बता सकते हैं कि वाटर का एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर किसके साथ बन रहा है, और HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड का एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर किस आयन के साथ बन रहा है। कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ऑटोप्रोटोलिसिस पानी की एक ऐसी खूबी है जिसमें पानी बजाते खुद एज एसिड भी एक्ट करता है और एज बेस भी एक्ट करता है, और उसको जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने लिखी हुई है। तो ये टेक्निकली ज़्यादा करेक्ट है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड के तौर पर एक्ट करता है और एक बेस के तौर पर एक्ट करता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है हाइड्रोनियम आइन, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्जुगेट बेस बन जाती है हाइड्रोक्साइड। इसको अपनी आसानी के लिए रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है H प्लस में OH नेगेटिव में, लेकिन इसकी जो टेक्निकली करेक्ट फॉर्म है वो पहली वाली फॉर्म है। तो ये ऑटोप्रोटोलिसिस का फिनोमिना हर उस सॉल्वेंट में होता है जिसके अंदर रिएक्टिव प्रोटॉन मौजूद होता है, यानी सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के अलावा भी अगर आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड भी ऑटोप्रोटोलिसिस में अंडरगो होता है, ऑटोप्रोटोलिसिस करता है। और क्योंकि वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन बीइंग हाइड्रोनियम आइन और हाइड्रोक्साइड ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो दैट इज़ वाई ये डिसोसिएशन का फिनोमिना ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो इसीलिए अगर हम इनके दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स देखें ना, तो आपके पास जो वाटर का एक KW कांस्टेंट है वो 1.0 एक्सपोनेंट -14 है, जो कि कई दर्जे ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है अगर हम एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें। तो ऑटोप्रोटोलिसिस हर उस सॉल्वेंट में होता है जिसमें रिएक्टिव प्रोटॉन मौजूद होता है, बस किसी में ज़्यादा होगा और किसी में कम होगा। अब क्योंकि हम वाटर को एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट काउंट करते हैं, तो वाटर के जो ऑटोप्रोटोलिसिस है उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जनरल जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो ये बताती है कि आपके पास जो KW है, वाटर का ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट है, 1.01 एक्सपोनेंट -14 है। अब हम डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं कि इस KW के ऊपर इस टेम्परेचर का क्या असर होता है। अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर -15 तक चला गया है, यानी 0 डिग्री के ऊपर डिसोसिएशन कम हो रही है, तकरीबन 10 टाइम्स, 10 गुना कम हो रही है। इसी तरह से 5 डिग्री पे देखें तो 5 डिग्री पे भी -15 पावर ही है, लेकिन जो बेस है आपके 1.15 से बढ़कर 1.88 हो गई है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन जो है वो भी बढ़ रही है, 1.88 यूनिट तक चला गया है। इसी तरह से 10 डिग्री की बात कर लें तो 10 पर डिसोसिएशन फर्दर राइज होती है, फर्दर बढ़ती है, 2.97 एक्सपोनेंट -15 तक जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है KW भी बढ़ता जा रहा है। 25 डिग्री के ऊपर हम देखते हैं कि वो 1.01 एक्सपोनेंट -14 है, जो हम अपनी जनरल कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है पानी के बॉन्ड को टूटने के लिए, HOH का जो बॉन्ड होता है। तो ज़्यादा एनर्जी मिलने से ज़्यादा ऑटोप्रोटोलिसिस का फिनोमिना होगा और KW भी आपका बढ़ता चला जाएगा। और आप ये देखिए कि अगर टेम्परेचर आप किसी तरह से 300 डिग्री तक ले जाएं तो जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर है वो एक्सपोनेंट -12 यूनिट तक चली जाती है, तकरीबन 300 गुना आपका KW बढ़ जाता है, यानी 300 गुना ये डिसोसिएट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द डिसोसिएशन ऑब्जर्व्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ द ह्यूज नंबर। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि 300 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर कैसे जा सकता है, तो उन लोगों के लिए उनका जो जवाब है वो कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं कैसे जा सकता है। बाकी इसका जवाब मैं गूगल क्लासरूम में आपके कमेंट सेक्शन में ही लिख दूंगा। यहाँ पे इस बात को फर्दर हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्योर वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने अभी देखा कि इसका जो KW है डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 1.01 एक्सपोनेंट -14 है। तो अगर हम इन दोनों की
हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंडिविजुअली मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिविजुअली कैसे मालूम की जा सकती है? अब हमें ये मालूम है कि भाई पानी टूटेगा तो जितने प्रोटॉन्स बनेंगे उतने ही तो हाइड्रोक्साइड भी बनेंगे। इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी। तो अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को x ले लेते हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को भी हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया। तो x इंटू एक्स बराबर हो जाएगा इसका डिसोसिएशन 1.0। हम दो सिग्निफिकेंट फिगर ले लेते हैं ताकि सवाल आसान हो जाए। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 के। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 7। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के अंदर 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होगा और 1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन भी मौजूद होगा। ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से किसी वजह से एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, कोई एसिड डाल दें या कोई ऐसे चेंज कर दें जिससे एसिड पानी का जो हाइड्रोक्साइड है वो कंज्यूम हो जाए और एसिडिक आयंस बढ़ते चले जाएं, तो उस वक्त आपके पास जो काउंटर आयन है उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी वो निकालना है। अब एक छोटा सा सवाल आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने यहाँ दे दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने पास इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उस वक्त बतानी है कि कितने प्रोटॉन्स और कितने हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट हो रहे होंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस वक्त कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे सिस्टम में और कितने हाइड्रोक्साइड आयन सिस्टम में मौजूद होंगे। ठीक है। और यहाँ बड़ी आसान सी बात है कि आपको 0 डिग्री के ऊपर निकालना है तो 0 वाला KW यूज़ करना पड़ेगा, 100 के लिए कैलकुलेट करना है तो 100 वाला KW यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि पानी तो एक ही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से भी हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है। और किस हद तक चेंज हो रही है वो आप कैलकुलेट कर कर फिर आप बताइएगा। अब यहाँ पे अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बतानी हो और हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे दें तो उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी KW तो आपको पता है कि H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन ये 1.01 एक्सपोनेंट माइनस 14 है। तो अगर मैं आपको हाइड्रोजन आयन दे रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए, हाइड्रोक्साइड तो निकालना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा और आपके पास हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये है और मैंने आपको टेम्परेचर दे दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये टेम्परेचर है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मैंने आपको दे दी है, सही है। तो आप OH की कंसंट्रेशन निकालिए। तो 30 के ऊपर आप देखिएगा कि क्या KW कांस्टेंट की वैल्यू है, सही है। और उस वक्त फिर ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कीजिएगा और इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए OH की कंसंट्रेशन निकालिएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बआसानी एक्वस सिस्टम में निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको स्टडी करते करते ये तो पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो भी कंसंट्रेशन है वो बहुत स्मॉल यूनिट्स में होती है। इन इट इज़ एक्सपोनेंट -4, -7, -8, -6। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को लिखने के बजाय मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं P फंक्शन। ठीक है। तो P फंक्शन जो होता है मैथमेटिक्स में वो स्मॉल p बराबर होता है नेगेटिव ऑफ लॉग के। यानी जिस चीज़ का भी आप P फंक्शन लेंगे उसके साथ आपने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ लॉग लगा देना है। तो अगर मैं PH कहूँगा तो नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, अगर मैं POH कहूँगा तो नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा। मैं इसी तरह से अगर किसी सॉल्यूशन में सोडियम की कंसंट्रेशन बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत कम है तो मैं PNA का फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक बहुत ही अप्रोक्सीमेट डेफिनेशन है पीएच की कि भाई ये नेगेटिव लॉग होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। और पीएच को हम इस तरह से मैथमेटिकली आपको पीएच को या पीओएच को इस तरह से बता सकते हैं। ये हम पीओएच यहाँ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, हम पीएच लिख देंगे आपके लिए। तो ये पीएच हो या पीओएच हो, दोनों को हम इस तरह से बता सकते हैं।
अब हमारी आम जिंदगी में पीएच किस तरह से काम कर रही होती है? अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन हो और हाइड्रोक्साइड आयन हो और दोनों की मिकदार बिल्कुल बराबर हो, जो यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हम ये कहते हैं ये प्योर वाटर है। ठीक है, सो प्योर वाटर की अगर हम पीएच देखें तो वो 7 है, और इसकी अगर हम पीओएच देखें, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच करें, तो भी वो 7 है। यानी प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होगी, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें पीएच प्लस पीओएच तो वो 14 के बराबर आता है, जो कि नेगेटिव लॉग ऑफ केडब्ल्यू होता है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर प्रोटॉन्स हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडिक होता है, और अगर हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो वो बेसिक होता है। सही है। अगर 25 डिग्री के ऊपर देखें तो एक एसिडिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच 7 से कम होगी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, और बेसिक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी रेगुलर लैब्स के अंदर प्योर वाटर बना सकते हैं या प्योर वाटर यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं? इसका कुछ कुछ टच मैंने आपकी क्लास में भी दे दिया था, लेकिन अगर आप अगर इसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि भाई अगर हम प्योर वाटर लैब में बनाते हैं या बना सकते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, और क्या हम बनाते हैं वाकई, और अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे वो बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने राइट पे आपके पास पीएच का स्केल रख दिया है। इस पीएच स्केल के मुताबिक जहाँ जहाँ जिस जिस सॉल्यूशन की टेंटेटिव पीएच फॉल करती है वो मैंने लिख दिया है। जैसे बेकिंग सोडा है जो आप यूज़ करते हैं घर में खाना पकाने के लिए, उसकी पीएच तकरीबन 8.7 8.8 के आसपास होती है। लेक ओंटारियो जो कनाडा में एक लेक है, उसकी पीएच 8 के आसपास होती है। इस तरह से ह्यूमन यूरिन की पीएच 7.34 के आसपास होती है। सैलिवा की पीएच लिखी है, टोमेटो जूस की है। इसी तरह से बाकी कंपोनेंट की जो पीएच है, जनरल पीएच है, वो आप इस स्केल पर बआसानी देख सकते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल आप देख रहे हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशन है वो कितना ब्रॉड है, यानी वो ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कहीं ना कहीं पीएच स्केल का सामना करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर से मुतालिक जो भी सवालात हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी ये है कि जो भी इसके अलावा आप वो डिस्कस करना चाहते हैं, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, आई राइट एवरीथिंग ऑन दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।